हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव और आज हम आपको करवाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज हम आपको जी हां बास्केटबॉल की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो लाइव सेशन लिया था दोस्तों, वो डिस्करप्ट हो गया था। तो जिसकी वजह से मुझे जी हाँ आप सब के लिए वो हो सकता है मे बी 9 या 10 ये लाइव जो सेशन चलेगा दोस्तों, यहाँ पर बारीक मेजरमेंट्स आपको मीटर, यार्ड्स और आपके फीट्स में करवाने वाला हूँ। और इसके साथ में जितने भी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये सीरीज आप कभी भी चैनल पर देख पाएंगे। और हो सकता है मे भी नेटवर्क की थोड़ी बहुत हो सकता है मे भी ऊपर नीचे हो जाए, तो लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो जी हाँ, एक बार चैनल पर ये लाइव सेशन जरूर देखिए और इसके बाद में आप अपना मूड बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बास्केटबॉल खेल को जन्म देने वाला जो देश है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इसका आविष्कार करने वाला है, जो YMCA कॉलेज फील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रोफेसर थे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी हो रही है कि आविष्कार करने वाले या फिर ये कहते हैं कि जो इसके फाउंडर थे, ये थे डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। और YMCA कॉलेज स्प्रिंगफील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रोफेसर थे, ठीक है। और यहाँ पर 1891 ईस्वी में उन्होंने इस खेल का आविष्कार किया था। इस खेल के बारे में इसको ये कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई किया, इसको इस खेल को सर्व यहाँ पर उन्होंने आविष्कार किया, रेगुलेशंस बनाई, इसको कैसे खेला जाए, इसकी कैसे मतलब क्या प्रोग्रेस हो। तो ये सभी बातें हैं वो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने निर्धारित की। और जो पहला इसका जो मैच खेला गया है वो बोल रहे हैं कि 22 जनवरी 1800 को खेला गया, सन 1895 में। और 19 में व्यापक सुधार किए गए, बहुत सारा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया गया। और 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक खेलों में पहली बार बास्केट खेल को शामिल कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल जो गेम है ये आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एक मेडल इवेंट्स के तौर पे शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, मेडल इवेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार जब इसका कंपटीशन हुआ तो इसमें मेडल्स भी दिए गए थे। सन 1932 में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1932 में जो बॉल फेडरेशन है उसकी स्थापना हुई है। और 1950 में भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना हुई है। भारतीय बास्केटबॉल का मतलब है कि यहाँ पर जो भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन है उसकी स्थापना की गई है 1950 में। और 1951 में एशियन खेलों में इसे शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और अमेरिका का इस खेल को शुरू करने का या फिर उसे ही इस पे प्रभुत्व रहा है, ठीक है। प्रभुत्व का मतलब है कि इनका दबदबा रहा है। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री बास्केटबॉल की। और कल वीडियो में फिर नेक्स्ट मिलते, अरे नहीं नेक्स्ट नहीं मिलते हैं भाई, हाँ हाँ बस चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक बास्केटबॉल जो खेल है 1904, जी हाँ दोस्तों 1904 के सेंट लुइस गेम्स में एक प्रदर्शन के तौर पर ओलंपिक खेलों में पहली बार अपनी उपस्थिति इसको दर्ज करवाई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक आपका ओपनिंग मैच यहाँ पर दिखाया गया था कि इस तरह का खेल है, दुनिया में खेला जाता है। जैसे कि 1936 के खेल को वहां पर एक प्रदर्शन के तौर पर, एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे दिखाया गया था। तो ठीक 1904 में सेंट लुइस में जो आपके पहले ओलंपिक, आपके जो तीसरे नंबर के ओलंपिक हुए थे, तो उनके अंदर जी हाँ दोस्तों 1904 के ओलंपिक खेलों में इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे दिखाया गया था, ठीक है। हो सकता है मे भी आपको पहले नहीं पता हो, तो मैं आपके लिए कराया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1936, जहाँ दोस्तों ये मैंने आपको 36 के ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को एक मेडल इवेंट के तौर पर शामिल कर लिया गया। और तभी से यह खेल हर 4 साल बाद होने वाले खेल के महाकुंभ का हिस्सा रहा है, ठीक है। और महिलाओं की जो बास्केटबॉल है उसकी शुरुआत है, महिलाओं के लिए जो बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन्स है इसकी शुरुआत 1976 के ओलंपिक खेलों में हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हम बास्केटबॉल के बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे या फिर जो जानने के इच्छुक लोग हैं उनसे जो हर जुड़ी हुई जानकारी है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि मसलन बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल नियम, जिसमें मॉडर्न डे बास्केटबॉल नियम, स्कोरिंग, खिलाड़ियों की पोजीशंस, कोर्ट मेजरमेंट्स, बास्केटबॉल और मैच कितने मिनट का होता है और इस खेल की उत्पत्ति और प्रसिद्धि की दास्तां भी शामिल है। ठीक है, तो हम सब जानकारी अभी आगे आपको धीरे धीरे देने वाले हैं। तो चलिए, बास्केटबॉल का आविष्कार है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, वो छोटी हिस्ट्री थी, यहाँ पर अब डिटेल हम पढ़ते चलेंगे। तो जो बास्केटबॉल गेम की उत्पत्ति है वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स याद रखिएगा नाम से, चुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में हुई है। ठीक है भाई, मैसाचुसेट्स अमेरिका में, ठीक है, स्प्रिंगफील्ड, और स्प्रिंगफील्ड में वाईएमसीए इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, वाईएमसीए कॉलेज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वाईएमसीए ट्रेनिंग जो स्कूल्स है इसमें काम करने वाले एक कनाडाई शारीरिक शिक्षक, ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, कनाडा से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और जानकारी आपको मिल गई है। अब इनका नाम था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, यहाँ पर चलिए इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा भाई। ठीक है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, आपको नाइस्मिथ या फिर नाथस्मिथ लिखा मिल जाएगा। ठीक है, बोलने का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन में रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 1891 इसमें इसने जो लोगों के सामने या फिर ये कह सकते हैं कि दुनिया के सामने पहली जो बास्केटबॉल है इसकी एक परिकल्पना की थी, इमेजिनेशंस की थी कि कोई ऐसा गेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल उन्होंने इस गेम्स को, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं कि कैसे इस गेम की शुरुआत हुई है। तो उन्होंने कड़ाके की ठंड के महीनों में, जब देखिए सर्दी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता है अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर जब ज़्यादा सर्दी होती थी उन दिनों के दौरान, ठीक है, उन महीनों के दौरान वाईएमसीए एथलीटों को फिट रखने के लिए, जी हाँ दोस्तों, वाईएमसीए कॉलेजेस के अंदर जो ट्रेनिंग स्कूल था उसमें जो वहाँ पर खिलाड़ी थे उन एथलीट्स को फिट रखने के लिए इस इंडोर खेल को तैयार करने का निर्देश दिया था। जी हाँ दोस्तों, इंडोर गेम के तौर पर इसको शुरू किया गया, लेकिन आप इसको आउटडोर भी खेल सकते हैं। इसके बाद नाइस्मिथ ने इस खेल को सामने रखा जिसमें दो आड़ू, ठीक है, दो आड़ू या फिर ये कह सकते हैं कि जो पीच बास्केट होती है, दो बास्केट ली गई थी जिसके अंदर आड़ू का नाम है। ठीक है, आप खाते भी होंगे जरूर, जी हाँ, आड़ू यार, आड़ू खा के आड़ू जैसा हो गया। हरियाणा में आड़ू का मतलब, जी हाँ, समझ सकते हो कि बिल्कुल देसी। तो यहाँ पर जो आड़ू या फिर ये कहते हैं जो पीच की बास्केट थी वो इनका इन्होंने जो यूज़ है वो किया, और इसमें एक उन्होंने फुटबॉल ली थी और इसके लिए 13 नियम एक साथ में बनाए थे। ठीक है, जो 13 नियम थे फॉलो किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल जो खेल है ना, बास्केटबॉल का जो पहला खेल है नाइस्मिथ के नियमों के मुताबिक 9-9 खिलाड़ी, जी हाँ, पहले इसमें 9-9 खिलाड़ियों को रखा गया था। ठीक है, खेल के अंदर रखा गया, और लेकिन बीते वर्षों में इनके नियमों में लगातार बदलाव है वो दिए गए हैं। इस और इसके बाद में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, जिसे आज हम मॉडर्न डे में बास्केटबॉल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, पहले ये सिंपल एक साधारण गेम रहा जिसमें 9-9 खिलाड़ी रखे गए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस गेम के अंदर फास्टनेस आती चली गई, आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नियमों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को मॉडिफाई किया गया, वैसे वैसे इसके भी अंदर भी चेंजेस लाए गए, और आज जो बास्केट है वो इसका एक नया प्रारूप है। ठीक है, और यही नहीं, बास्केटबॉल खेलने के फायदे भी इसमें खास बताए जाते हैं, जैसे कि स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को ये मोटिवेट किया जाता है कि आप जंपिंग करें, बास्केट जरूर खेलें, जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट जो डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, अंदर जो सर्कल है वो कितने मार्क का रहेगा, बास्केट जो उसके है उसका साइज क्या है, जो बास्केट की जाली होती है, नेट लगा होता है, उसके बारे में क्या है, तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल आगे हम अब डिटेल से देखने वाले हैं। तो एक बार जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बास्केट खेल को समझने के लिए यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट की जो डायमेंशन है, मीन्स आयाम और आकार के बारे में अब जानना बेहद ज़रूरी हो गया। जी हाँ, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फीबा अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, इसके दिशा निर्देशों के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा,
आकार देख लीजिए क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनबीए है, ठीक है, एनबीए बास्केटबॉल है और जो फीबा है, इसके अंदर यहाँ पर जो 28 मीटर लेंथ दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है आपकी, बस इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, ठीक है। यहाँ पर जो एनबीए है, एनबीए ये कह सकते हैं कि जो गेम्स होते हैं उसमें जो मार्किंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 28 मीटर समथिंग है, ठीक है। और ऐसे ही 15 मीटर समथिंग आपकी जो रखी गई है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी जो फीबा की जो रूल रेगुलेशंस है उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो 28 मीटर इसकी चौड़ाई लंबाई और 15 मीटर की चौड़ाई, और ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फीबा के निर्देशों का ही पालन इसमें किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो फीबा ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे एथलेटिक्स के हैं, फुटबॉल रूल है, तो बास्केट के भी कुछ अलग रूल्स हैं, उन्हीं के तहत इसको खेला जाता है। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, चलिए आगे भी इसमें आ जाएगा, जो आपका इंडोर होल होगा, ठीक है, उसकी कम से कम ऊंचाई यहाँ पर आपकी 7 मीटर होनी चाहिए। चलिए अब आगे भी इसमें मिल जाएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी दोस्तों, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट की जो लंबाई को निर्धारित करने वाली रेखा को, देखिए जो आपका, आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो स्क्रीन की ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ, जो लेंथ निर्धारित करेगी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपकी साइड लाइन, ठीक है दोस्तों। जो कोर्ट की लंबाई को निर्धारित करने वाली है उसको कहा जाता है साइड लाइन। देखिए डार्क वर्ड्स में लिखा हुआ है, साइड लाइन कहा जाएगा। और कोर्ट की चौड़ाई को निर्धारित करने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, एंड लाइन, याद रखिएगा, एंड लाइन, या फिर इसको बेस लाइन भी कह देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बास्केटबॉल की चौड़ाई वाली रेखाएं हैं, ठीक है, जो चौड़ाई निर्धारित करती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप अपना आंसर तैयार रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कोर्ट को दो समान हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसे एक मध्य रेखा एक कोर्ट के बीचों बीच एंड लाइन के समानांतर, ठीक है। जैसे आप चलिए मैं कोर्ट भी बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कोर्ट बनाओ तो इसके बीच में यहाँ पर एक सेंटर लाइन होगी, ठीक है, ये क्या होगी, मध्य रेखा, आप इसको सेंटर लाइन भी आप कह दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो अंत लाइनों या बेस लाइनों के मध्य बिंदुओं पर दो गोलाकार टोकरियां, ठीक है, दो गोलाकार टोकरी लगी होती है, सर्कुलर बास्केट या फिर हुप्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक और नाम यहाँ पर नया मिल गया है कि जो टोकरी लगी होती है, बास्केट लगी होती है, उसको क्या कहा जाता है, हुप्स भी कहा जाता है। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जो बास्केट लगी होती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हुप्स इसको कहा जाता है। हुप्स है जो आपका कोर्ट में लगेगी, तो ये जो कोर्ट से इसकी ऊंचाई रहेगी, ये कितनी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी आपकी 3.05 मीटर, यानी कि 10 फीट की ऊंचाई पर इसको रखा जाता है। और हुप्स को अंत की लाइन से 1.2 मीटर अंदर की तरफ रखा जाता है। सपोज कीजिए कि आपकी बेस लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की साइड में, यहाँ पर जैसे कि मैंने सपोज कीजिए कि स्टैंड खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर जो बास्केट लगेगी, तो यहाँ देखिए ये बास्केट यहाँ पे रिलाई हो रही है, अब ये डाउन यहाँ पे हो रही है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, बास्केट मतलब कि आपकी जो एंड लाइन है, इस एंड लाइन से अंदर की तरफ कितनी होगी दोस्तों, 1.20, ठीक है, 1.2 मीटर आप इसको कह सकते हैं, 1.20 मीटर इसको अंदर रखा जाता है। और बास्केट के रिम का व्यास 46 सेंटीमीटर होता है, 46 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर ये 45 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, 45 सेंटीमीटर इसका व्यास रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक और चीज मैं क्लियरिफाई कर दूं, आपको कहीं पे 45 लिखा मिलेगा, 46 लिखा मिलेगा, 47 तक भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि जो एनबीए का अगर हम बात करें, जो एनबीए का आपका बास्केटबॉल खेला जाता है, उसमें जो आपका बास्केट रहती है उसका साइज 47 सेंटीमीटर तक भी यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो 45 सेंटीमीटर ही आप लिखिएगा, ठीक है। और इसके नीचे एक नेट भी लगा होता है, ठीक है, जो आपकी बास्केट होगी, जो टोकरी होगी दोस्तों, ठीक है, इस टोकरी के नीचे आपको ऐसी आकृति में आपको क्या लगा मिलेगा, नेट लगा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा, नेट लगा हुआ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बास्केट या हुप्स के केंद्र से, कहाँ, केंद्र से बात कर रहा है, जो बास्केट है, जो आपकी बास्केट है दोस्तों लगी हुई है, उसकी बिल्कुल केंद्र से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको क्या मिलेगी, 6.75 मीटर की दूरी पर एक 3 बिंदु वाला रक्षित, ये कितना बनेगा, 5.8 का आपका बनाया जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगा, चलिए अब स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो आधार रेखा या अंत लाइन से है, जिसे एक
जिसे एरिया कहा जाएगा। अब इस एरिया को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इस एरिया को कहा जाता है की एरिया, ठीक है, या फिर इसको प्रतिबंधित क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। आपको दिखा देता हूँ, लंदन 2012 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया आपको जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है ना दोस्तों आपको ब्लैक पार्ट, जिसके अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइनिंग है, तो ये वाला कितना रहेगा, ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है की एरिया। ये वाला जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है, जहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये क्या है, आपका की एरिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक सर्कल भी लगा हुआ है, देखिए ये वाला सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। तो ये आपका सर्कल लगा हुआ है, ये आपकी फ्री थ्रो लाइन है, ठीक है, ये आपकी आपकी 3 पॉइंट्स आप इसको कह सकते हैं लाइन है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्या है, की एरिया है, और ये आपका, इसको आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बास्केटबॉल कोर्ट में अहम 3 पॉइंट्स आर्क के अंदर आयताकार पेंट किया हुआ क्षेत्र, ठीक है, बास्केटबॉल का यहाँ पर चित्र, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, मैं दोबारा से इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, की एरिया, या फिर इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट के अंत लाइन के समानांतर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहरी किनारों को फ्री थ्रो लाइन कहा जाता है। देखिए अब जो इसको बनाने वाली लाइनें हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया वाइट आपको जो पट्टी दिखाई दे रही है, जिसको मार्क कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया को, तो ये वाला जो एरिया, ये क्या है, फ्री थ्रो एरिया है, ठीक है, फ्री थ्रो एरिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब जो ये वाला है, ये वाला आपका कहलाएगा फ्री थ्रो सर्कल, ठीक है, ये वाला फ्री थ्रो हाफ सर्कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्ट के अंत की लाइन के समानांतर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहरी किनारों को फ्री थ्रो लाइन कहा जाता है। फ्री थ्रो लाइन के बाहरी हिस्से पर एक, यहाँ पर देखिए 3.6 मीटर व्यास का एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, जिसे फ्री थ्रो सर्कल कहा जाता है। देखिए जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला है, ये वाला क्या कहा जाएगा, आपका फ्री थ्रो सर्कल कहा जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका फ्री थ्रो सर्कल, ठीक है। दोबारा से मैं कर रहा हूँ, ये वाला आपका भाई फ्री थ्रो सर्कल, याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल के जो नियम है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इन पे काम कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल जो खेल है वो एक टीम खेल है, ठीक है, टीम गेम है, और इसमें दो पक्षों के बीच में ये खेला जाता है। बास्केटबॉल खेल में मुख्य उद्देश्य गेंद को बास्केट में होता है, और इस दौरान विपक्षी टीम को उसे ऐसा करने से रोकना होता है, ठीक है दोस्तों। और चलिए यहाँ पर एक और बात बता दूं, जो इसको पहले खेला जाता था, तो जो बास्केट होती थी, जो फुटबॉल होती थी, जब इसको बास्केट के तौर पे खेला जाने लगा था, और जो आड़ू की जो टोकरियां होती थी, उसके अंदर जो बास्केट रखी जाती थी, मान लीजिए किसी ने बास्केट कर दी, तो उसको उतारना, ठीक है, खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो खिलाड़ी उस पोल पे चढ़ता था, फिर उसको नीचे उतारते थे। तो इसीलिए क्या किया गया, इसका जो नीचे से आप ये कह सकते हैं कि नेट इसमें लगाया गया, और जो ओपन एरिया रखा गया, ठीक है, एक सर्कल रखा गया, इसी को बास्केट नाम दे दिया गया, ठीक है। और जो बास्केट रिंग है दोस्तों, ये बास्केट की जो रिंग है, ये पहले दीवार में लगाई जाती थी, ठीक है दोस्तों, पहले दीवार में लगाई जाती थी, तो बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ये आपका दीवार से हटके अब आ गया है मैदान में। तो मैदान में अब बास्केट डालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है कि बॉल है वो ज़्यादा, जब आप उसको डंक शॉट करें, लेअप शॉट लें, तो बॉल बाहर ना जाए ग्राउंड से, आपका टकराए और वहीं बास्केट में डल जाए, या फिर आपका ग्राउंड पे वापस से बॉल आ जाए। तो इसीलिए बोर्ड है। आगे बढ़ते हैं एक बार। बास्केट बास्केटबॉल मैच को कोर्ट के केंद्र में रेफरी द्वारा शुरू किया जाता है। कैसे शुरू किया जाएगा दोस्तों, रेफरी के द्वारा शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। और इस दौरान गेंद को हवा में ऊपर उछाला जाता है, और प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी उसे अपने कब्जे में लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। बास्केटबॉल गेंद को अपने कब्जे में लेने वाली टीम को ऑफेंसिव मींस आक्रामक टीम कहा जाता है, और जबकि गेंद को बास्केट में रोकने के लिए, ठीक है, बास्केट करने से रोकने के लिए जो टीम होती है, उसको क्या कहा जाता है, डिफेंसिव। तो हर एक टीम डिफेंसिव और हर एक टीम ऑफेंसिव रोल प्ले करती है, ठीक है, दोनों ही रोल वो प्ले करेगी, ठीक है। और जो यहाँ पर गेंद है वो हवा में उछाली जाती है, इसको कहा जाता है जंप ऑफ, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जंप ऑफ कहा जाता है। तब आपका जो गेम है वो शुरू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में जो स्कोरिंग है, अब इस स्कोरिंग का सिस्टम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक है 3 पॉइंट्स का मतलब ऐसे वाली जो बड़ी लाइन थी, ठीक है, तो वो क्या होती है 3 पॉइंट्स। अगर आप इसके बाहर से, मैं दोबारा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं।
मैं कोशिश करूंगा भाई बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। देखिए यहाँ से अगर आप इस लाइन से बाहर से बॉल डालते हैं, ठीक है, तो आपको सीधे डायरेक्टली 3 पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी बोला कि खेल के शुरू होने के बाद 3 बिंदु गोले के बाहर से किए गए बास्केट के लिए टीम को अंक दिए जाते हैं, जबकि 3 बिंदु गोले के बाहर अगर आप अंदर से कर रहे हैं तो आपको 2 अंक, और अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो आपको सीधे कितने अंक दिए जाएंगे? 3 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके जब आप बास्केट को करते हैं तो वहां पर आपको है 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए क्या है? एक फील्ड गोल जो विरोधी हाफ में 3 बिंदु वाले घेरे हुए क्षेत्र के अंदर से किया जाता है, इन्हें 2 पॉइंटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 पॉइंटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 पॉइंट्स के लिए क्या है? 1 पॉइंट शॉट को देखते हैं। किसी भी टीम के द्वारा 3 बिंदु गोले के अंदर फाउल किए जाने पर दूसरी टीम को फ्री थ्रो दिए जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए फाउल जीतने वाला खिलाड़ी फ्री थ्रो लाइन के बाहर लेकिन फ्री थ्रो गोले के अंदर से बास्केट करता है। प्रत्येक सफल थ्रो के लिए 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों? 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गेंद को छीन के इरादे से या गलत तरीके से किसी खिलाड़ी के शरीर को धक्का लगाना, ठीक है, या फिर आपने जानबूझ के इंटेंशनली किसी को धक्का मारा, या फिर आपने बेईमानी से, ठीक है, किसी को फाउल कर दिया, ठीक है, आपने जानबूझे किसी को फाउल कर दिया, तो जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर जो फाउल है वो चार्जेस किए जाते हैं। और अगर आप 5 कॉन्सिक्यूटिव, आप 5 बार एक गेम में अगर 5 बार आप फाउल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको गेम से एलिमिनेट होना पड़ता है। इसके अलावा एक आक्रामक टीम का खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक समय तक प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रह सकता। कितने सेकंड तक दोस्तों? 3 सेकंड तक। अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं तो भी आपको फाउल दे दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फीबा ने एक मैच को आमतौर पर 10 मिनट के 4 क्वार्टर में विभाजित। दोस्तों देखिए आपका, और ये कह लीजिए कि चलो मैं मेरा ही डाउट कह लूँ, आप नहीं कहूँगा। देखिए मैंने आपको जब एक क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखा हुआ था 40, 10 और 40, सॉरी यहाँ पे उसमें लिखा हुआ था 20, 10 और 20, ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 20 मिनट है ना, तो ये 20 मिनट क्या है कि हाफ टाइम से पहले की 20 मिनट है, तो यहाँ पे भी इसके क्वार्टर किए गए थे। आप ये कह सकते हैं कि 10-10 मिनट के 2 क्वार्टर किए गए थे। ठीक है, वो हो सकता है कि मेरे समझाने में ही थोड़ा रह गई हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल में उल्लंघन, ठीक है, अगर आप फाउल्स करते हैं, अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या क्या रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। एक आक्रामक खिलाड़ी है वो बास्केट को कोर्ट के अंदर गेंद को टीम के साथी को पास करते हुए आगे बढ़ सकता है। बॉलिंग के दौरान एक खिलाड़ी को एक समय में एक हाथ का उपयोग करते हुए लगातार बॉल को फर्श से टकराते हुए गेंद को बार बार आपको ड्रिबलिंग करने की जरूरत होती है, उछालने की जरूरत होती है। और अगर आप दोनों हाथों से टच कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने बॉल को ड्रिबल करते हुए एक बार पकड़ लिया और फिर से आप होल्डिंग के बाद में फिर से आप ड्रिबल करने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी ड्रिबल को पूरी तरह से रोक देता है तो उससे गेंद को पास यानी दूसरे खिलाड़ी को देना होता है। अगर आप एक बार ड्रिबलिंग रोक देते तो विदिन 3 सेकंड्स खिलाड़ी को पास देना पड़ेगा, और अगर आप पास नहीं दे पाते देन जो आप डिफेंसिव हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि उस गेंद को अपने खिलाड़ी को पास देना होता है या फिर उसे बास्केट के अंदर फेंकने की जरूरत होती है। यदि बास्केटबॉल प्लेयर्स रुकने के बाद फिर से गेंद को ड्रिबल करना शुरू करता है तो यह भी डबल ड्रिबल उल्लंघन, ठीक है, डबल ड्रिबल वॉयलेशन माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ये मान के चलिए कि दोस्तों 1 घंटे के करीब वीडियो होने वाली है, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही आपके लिए तैयार हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दौड़ते या आगे बढ़ते हुए गेंद को पकड़ने के बाद खिलाड़ी को गेंद पास, ठीक है, या तो उसको पास करना पड़ेगा, शूट या फिर ड्रिबल शुरू करने से पहले अधिकतम 2 कदम ही चलने की अनुमति होती है। आप 2 स्टेप ही ले सकते हैं, ठीक है, तीसरे स्टेप में आपको बॉल देनी ही पड़ेगी, ठीक है, अन्यथा इससे
चलने का उल्लंघन करार दिया जाता है। मीन्स वहाँ पर आपका उसमें वॉकिंग या फिर उसको ये कह सकते हैं कि रनिंग एक्शन आपका हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसे फिर से दूसरे पक्ष को सौंप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी डिफेंसिव टीम है उसको फिर से सौंप दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि गेंद प्राप्त करते समय या ड्रिबल रोकने के बाद एक स्थिर स्थिति में एक खिलाड़ी को उसका कोई पैर जमीन में ही जमाए रखने की आवश्यकता होती है। मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपको पीविट, आप यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि पीविट किस खेल से संबंधित है, तो पीविट आपका बास्केट में होता है। तो यहाँ पे ये होगा कि आप एक कर सकते हैं जिस पर वह घूमकर गेंद को पास या घूमकर, मीन्स आप एक जगह पर स्थिर रहते हैं, आप अपना एक वो आप स्थिर रखते हैं और दूसरे को आप मूवमेंट देते हैं, तो इसको कहा जाता है पीविट। तो आप पीविट करके बॉल को पास दे सकते हैं या फिर शूट कर सकते हैं। अब आगे बढ़, गेंद प्राप्त करने वाला खिलाड़ी ड्रिबल शुरू कर सकता है। ठीक है, जिसने गेंद प्राप्त की वो ड्रिबलिंग शुरू कर सकता है, लेकिन जब तक गेंद उनके हाथ से नहीं निकलती तब तक वह पीविट यानी स्थिर पैर उठा या हटा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपके हाथ में बॉल आ गई है तो आप उसको उठा सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी या मीन्स यहाँ पर ट्रैवलिंग वॉयलेशन कहा जाता है। ट्रैवलिंग वॉयलेशन का मतलब है कि आपने बॉल को लेके ट्रैवल किया है, ठीक है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई टीम में गेंद को हासिल कर लेती है तो उसे अपनी विरोधी टीम के हाफ कोर्ट में 10 सेकंड ही पहुंचना होता है। जब सॉरी, यहाँ पर एक टीम मिड लाइन में आ जाती है तो उसे डिफेंडर टीम के हाफ कोर्ट में कब्जा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और आक्रामक खिलाड़ी उसके बाद कोर्ट वायलेशन इसको कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाएगा? अगर आप अपने हाफ कोर्ट में वापस से गेंद दे देते हैं तो इसको कहा जाता है बैक कोर्ट वायलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नेटवर्क यहाँ पर डिस्टर्ब रहा है। एक रक्षात्मक खिलाड़ी को गेंद भी ब्लॉक करने या छूने की अनुमति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जो रक्षात्मक खिलाड़ी है मीन्स आपका जो डिफेंसिव प्लेयर, उसको गेंद को छूने या फिर ब्लॉक करने की अनुमति नहीं है। जब आक्रामक खिलाड़ी बास्केट के नीचे हो या बास्केट करने के लिए निशाना लगा रहा हो, इसे लक्ष्य कर उल्लंघन, ठीक है, गोल टेंडिंग, ठीक है, गोल टेंडिंग वॉयलेशन कहा जाता है। सपोज कीजिए कि एक कोई खिलाड़ी है और वो बास्केट करने के लिए प्रयास कर रहा है, मींस उसने बास्केट के लिए अपना तैयारी कर ली और उसने बाल लिया है, और अगर आप उस टाइम पे बॉल को या फिर उस खिलाड़ी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, जाकर उससे बॉल छीनने की कोशिश की, तो उसको वॉयलेशन कहा जाता है। ठीक है, गोल टेंडिंग वॉयलेशन इसको कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक हमले के दौरान एक आक्रामक खिलाड़ी को एक शॉट का प्रयास किए बिना 3 सेकंड से अधिक समय तक विपक्षी की में रहने की अनुमति है। की का मतलब है यहाँ पर जो की एरिया मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, उसमें रहने की आपको 3 सेकंड तक अनुमति होती है। अगर आपने कोई भी प्रयास नहीं किया तो इसे 3 सेकंड का लेन वॉयलेशन। अब चलिए शॉट क्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। शॉट क्लॉक में क्या है? जब एक बार, ठीक है, एक बार जब कोई टीम गेंद पर कब्जा कर लेती है तो उन्हें 24 सेकंड की शॉट क्लॉक दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें गेंद को हूप में फेंकना होगा। समय से पहले रन आउट करने के लिए एक वैध फील्ड गोल करना होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास में बॉल आती है तो विद इन 24 सेकंड्स आपको जो आपके सामने वाली टीम का जो आपको बास्केट दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बास्केट करते ही आपको पॉइंट मिल जाए, तो वहां पर आपको एक अटेम्प्ट लेना जरूरी होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं लेते तो जो आपकी डिफेंसिव टीम है उसको ऑफेंसिव बना दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, बास्केट मैंने दिखा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बास्केट है, इस बास्केट के नीचे नेट भी लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो नेट दिखाई दे रहा है, और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन है ये रहेगी आपकी ब्लैक। तो चलिए मैं बार जो कलर है वो दूसरा यहाँ पर चूज कर लूँ। चलिए जो ये वाला है ये आपका बोर्ड रहेगा, और देखिए बोर्ड के अंदर भी यहाँ पर एक और यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स से रिलेटेड ये सभी मैं अभी जो आगे बातें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है एक शॉट क्लॉक, स्टॉप वॉच, आमतौर पर मैदान जो मैच के दौरान बास्केट के पीछे लगी होती है। हाँ चलिए मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ आपको। देखिए आपको ये वाला इस साइड दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पर ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर पीछे है एक वॉच लगी रहती है, उस वॉच में जो आपका टाइम है वो चलता रहता है। जब भी आपको शॉट क्लॉक टाइम मिलता है 24 सेकंड्स का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। तो पीछे एक यहाँ पर आपको अगली स्लाइड में भी दिखाऊंगा कि वो जो आपको वॉच है, जो टाइम काउंटर है वो आपको दिखाई दे जाए, स्टॉप वॉच आपको ऑल टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं और तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम की अगर हम बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, आमतौर पर 12 खिलाड़ी होते हैं जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। मीन्स यहाँ पर टीम में 12 खिलाड़ी रहे और एक समय में कोर्ट पर 5 खिलाड़ी आपके रहते हैं। असीमित प्रतिस्थापन की अनुमति होती है। मीन्स यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन आप बार बार में खिलाड़ी का कर सकते हैं। चलिए, 5 खिलाड़ियों को निम्नलिखित स्थानों पर रखा जाता है। अब जो खिलाड़ी हैं उनकी पॉइंट, ठीक है, जो उनका पोजीशन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका पॉइंट गार्ड, ठीक है। यहाँ पर जो 5 खिलाड़ी हैं उनकी अलग अलग पोजीशन रहती है। उन पॉइंट्स जो खिलाड़ी की पोजीशन होती है उसको नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो आप उनको भी याद रख लीजिएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नजरिए से। है आपका पॉइंट गार्ड, आमतौर पर टीम में सर्वश्रेष्ठ जो बॉल हैंडलिंग खिलाड़ी है, जो बॉल हैंडलिंग की जिसके पास में स्किल होती है, के पास में स्किल है, उस खिलाड़ी को पॉइंट गार्ड के रूप में आया जाता है, उसको पॉइंट गार्ड के रूप में वहां पर प्लेसमेंट दी जाती है, जिसकी भूमिका भी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही तरह से बहुत सटीक रहती है। और इसके साथ में टीम के साथियों के साथ में वो अपॉर्चुनिटी भुना सकता है। ये कह सकते हैं आप कि जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बास्केट के अंदर डाल देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शूटिंग गार्ड, ठीक है। जो शूटिंग गार्ड करते हैं उस खिलाड़ी को कहा जाता है शूटिंग गार्ड। आमतौर पर टीम में सबसे अच्छी लंबी और मध्य दूरी के शूटर, ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी लेंथ पर, अगर अच्छी डिस्टेंस पे भी हैं, बास्केट से दूर हैं, तो भी वो अच्छे से बास्केट को डाल देते हैं। जिनका आप ये कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत बढ़िया होता है, उसको शूटिंग गार्ड के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो स्थिति को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी लगातार 3 पॉइंटर की तलाश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंटर की तलाश करें या अपने टीम के साथियों के साथ बास्केट के लिए तो चलिए यहाँ पर आप एक फोटो में आपको दिखा दे, जो खेल रहे हैं ये क्या है, ये आपके गार्ड हैं, ठीक है। कौन दोस्तों, यहाँ पर ये है शूटिंग गार्ड का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आगे इसमें स्मॉल फॉरवर्ड, ठीक है। जो स्मॉल फॉरवर्ड होते हैं उनके बारे में है। एक जो तीसरे प्लेयर की यहाँ पर पोजीशन रहेगी उसको कहा जाता है स्मॉल फॉरवर्ड। इसके लिए बहुमुखी कौशल की आवश्यकता होती है। मीन्स जिसके पास में मल्टी स्किल्स रहती हैं, ठीक है, मल्टीपल स्किल्स जिसके पास में रहेगी उसको स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में तैनात किया जाता है। इसके लिए ताकत और ऊंचाई के साथ साथ आपकी स्पीड आपके पास में होनी चाहिए और ड्रिबलिंग, आपके पास में जो ड्रिबलिंग की स्किल्स है वो भी अच्छी खासी होनी जरूरी है। अगर आपके पास में ये है तो आप स्मॉल फॉरवर्ड की पोजीशंस पे खेल सकते हैं। और मिड रेंज और शॉर्ट रेंज शूटिंग क्षमताएं भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मिड रेंज में से आप मतलब आपके पास में मिडल डिस्टेंस है और मिडल डिस्टेंस पे आप अच्छा बास्केट डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में शॉर्ट रेंज, जैसे ही आपके पास में रेंज में आती है आपके पास में बॉल और आपने तुरंत से बास्केट को, जी हाँ, बास्केट में डाल दिया, टोक में डाल दिया, तो ये आपके पास में स्किल्स होनी जरूरी है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी पावर फॉरवर्ड। ये बहुत हद तक स्मॉल फॉरवर्ड की तरह ही होता है। मीन्स यहाँ पर इसके पास में भी मल्टी स्किल्स होनी जरूरी है, लेकिन पर ध्यान देने वाली, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि फिजिकली क्या करना है आपको, फिजिकली तौर पर ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी। एक पावर फॉरवर्ड आमतौर पर सेंटर के लिए बेहद अहम होता है। मींस यहाँ पर सेंटर पोजीशंस में खेलेगा और पेंट के अंदर से टीम के सबसे भरोसेमंद स्कोरर होते हैं। मींस जैसे ही जो पेंटेड एरिया है, जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे ही उनके पास में बॉल आई फटाक से बॉल डाल देंगे। चलिए में सेंटर पॉइंट में, अब सेंटर जो खिलाड़ी खेलता है उसके लिए क्या कंडीशन, आमतौर पर टीम में सबसे लंबा खिलाड़ी, जी हाँ, जिसकी जो हाइटेड प्लेयर है, ठीक है। आपने खिलाड़ियों को देखा भी होगा, एनबीए की जो बास्केटबॉल के मैचेस होते हैं उनमें भी देखा होगा, खिलाड़ी कुछ अलग से होते हैं जिनके पास में अच्छी हाइट होती है, लेंथ होती है। तो वो क्या करते हैं, दोनों हिस्सों बास्केट के निकटतम स्थान पर रहते हैं, ठीक है। दोनों ही बास्केट के तौर पे आपका बिल्कुल पास में रहेंगे और विपक्षी शूटर्स को ब्लॉक करने का काम सौंपा जाता है। जी हाँ, जैसे ही आपका कोई ऑफेंसिव प्लेयर आ रहा है तो इस प्लेयर का काम होता है कि डिफेंस करे, उस खिलाड़ी को डिफेंस करे और उसकी जो मूवमेंट्स है उसको
ब्लॉक करने का काम इसको सौंपा जाता है, जबकि उनके आक्रामक रवैये के लिए उन्हें शॉर्ट रेंज मूव्स खत्म करने या डिफेंडरों को छकाते हुए बास्केटबॉल को बास्केट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक और पॉइंट है, तो ये बोल रहा है कि लोकप्रिय यूएस आधारित बास्केटबॉल लीग बहुत ही मामूली बदलाव के साथ समान नियमों का पालन करती है। तो यहाँ पर आप ये कह किया जाता है, जो एनबीए की लीग्स होती हैं आपकी अमेरिका के बास्केट लीग्स खेली जाती है, उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है, अदरवाइज आपके सेम गेम्स के साथ में सेम रूल के साथ में इस बास्केट को खेला जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग वगैरह देख लेते हैं। तो अब सारी की सारी मार्किंग है वो दोस्तों इंग्लिश में आने वाली है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए मार्किंग भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो बैकबोर्ड की आपकी मार्किंग दी जाती है दोस्तों, देखिए बैकबोर्ड लाइनिंग की बात कर रहा है। बैकबोर्ड लाइन मार्किंग शुड बी 50 mm इन विड्थ एंड आइदर ब्लैक और वाइट, ठीक है, या तो ब्लैक हो सकती है या फिर वाइट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द बोर्ड, ठीक है, जो आपके पास में बोर्ड का मटेरियल है वो कैसा है, फाइबर का है, वुडन का है, आपके पास में कौन सा आपके पास में ग्लास आपने बोर्ड में यूज किया है। द इनर रेक्टेंगुलर शुड बी मेजर 2.45 मीटर इंटू 0.59 मीटर। चलिए अब मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। चलिए ये रहा बोर्ड। अब देखिए जो बोर्ड लेंथ है यहाँ पे आपको लिखा हुआ 1.22, ये वाली जो आपकी विड्थ लिखी हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा जो मेरा पॉइंटर है मैं उस पॉइंटर को यहाँ पर वापस से ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये नीला ही सही रहेगा। चलिए मैंने नीला कर लिया है और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए ये वाला जो आपका 1.22 लिखा हुआ है, तो ये आपका 1.20 से लेके इसमें आप प्लस कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अदरवाइज आपका ये 1.22 मीटर है और ये वाला जो रहेगा ये है आपका 1.80 मीटर, ये इसकी लेंथ रहेगी। बोर्ड की लेंथ की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अब देखिए ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है साइड में व्हाइट पट्टी है, ये व्हाइट पट्टी की हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो ये आपकी रहेगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि 50 mm, ठीक है, इसकी विड्थ रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक अंदर भी एक आपका बॉक्स बना हुआ है, ये अंदर वाला बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स के बारे में ये क्या बोल रहा है कि जो इसके अंदर ये पट्टी बनी होगी, ये वाली पट्टी जो बनी हुई है जिसपे मेरा मार्कर चल रहा है, तो ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर मोटाई की रहेगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहेगी। अब जो ये लेंथ है, देखिए लेंथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये व्हाइट वाली पट्टी है, ये व्हाइट वाली पट्टी भी इंक्लूड रहती है, एक्सक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0.59 इसकी लेंथ हो जाएगी और विड्थ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर। अब ये बोल रहा है कि जो बास्केटबॉल के अंदर जो आपकी बास्केट लगी हुई है, अब ये देखिए इसने बास्केट का पूरा इसने इसमें शामिल कर रखा है। दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर बास्केट बना के समझाना चाहूंगा। देखिए जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला जो सर्कमफेरेंस है, अंदर वाला सर्कमफेरेंस कितना रहेगा, मींस ये जो मैंने बास्केट बनाई, अब इसका जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, ये कितना रहेगा, 45 सेंटीमीटर रहेगा। याद रखिएगा कितना रहेगा, 45 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो आपका बास्केट का जो रिंग लगा होता है, उस रिंग में भी थोड़ी सी मोटाई होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ इसमें दिखाई दे रहा है 45.72 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर दोस्तों नेट लगा हुआ है, ये वाला जो नेट लगा हुआ है, इस नेट की जो लेंथ है ना, इस नेट की जो लेंथ है ये आपकी 40 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। कितनी, 40 सेंटीमीटर लेंथ का आप इसमें नेट यूज करेंगे। अब जो नेट को लगाया जाता है, इस नेट को लगाने के लिए भी इसमें सीलिंग्स लगी होती है, उन सीलिंग्स पे इस नेट को लटकाया जाता है। अब देखिए जो बोर्ड है, ये वाला जो बोर्ड है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, अभी बिल्कुल आपका ये कह सकते हैं कि फ्रंटल प्लेन में इसको रख लिया। तो फ्रंटल प्लेन में आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर सेस्टल प्लेन में है, ये वाला फ्रंटल प्लेन में है, ये वाला फ्रंटल प्लेन में है और ये वाला सेस्टल में रखा है। तो यहाँ पर जो बोर्ड है इसकी मोटाई कितनी रहेगी, थिकनेस कितनी रहेगी, ये है आपकी 19 mm, मीन्स यहाँ पर 1.9
सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.9 सेंटीमीटर से अगर आपके पास में आपने वुडन का बोर्ड यूज किया है, वुडन का अगर आपके पास में बोर्ड है तो उसकी आप 3 सेंटीमीटर तक मोटाई रख सकते हैं। कितनी? 3 सेंटीमीटर तक मोटाई रख सकते हैं। और अगर आपके पास में फाइबर है, ग्लास आपने यूज किया है, तो आप इसकी मोटाई कितनी रख सकते हैं? 19 mm, ठीक है। अब ये देखिए जो बास्केट इसकी लगी हुई है, इस बास्केट को लगाया गया है कितनी ऊंचाई पे है ये भी आप देख लीजिए। तो ये बास्केट की ऊंचाई रहेगी जमीन से, देखिए ये वाला जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस से जो हाइट रहेगी बास्केट की वो है आपकी 3.05 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये बोल रहा है कि जो गोल होगा, गोल्स कैसे किया जाता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो बास्केट है, अब यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लूँ फिर इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द बास्केट गोल ऑल्सो नोन एज ए रिंग और हुप्स, इसको क्या कहा जाता है? देखिए जो गोल, अगर हम गोल की बात करें तो जैसे हैंडबॉल में हमने गोल किया है, फुटबॉल में हमने गोल किया है, तो वैसे ही जो पॉइंट्स होते हैं आप क्या करते हैं, उस टोकरी के अंदर बॉल डालते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप उसको गोल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने बास्केट डाली है तो उस जो आपने बॉल डाली है, जिस रिंग के अंदर आप बॉल डालते हैं उसको रिंग या फिर आप हुप्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है द बास्केट बॉल इज टिपिकली 18 इंचेस, इतना रहेगा 18 इंचेस, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 18 इंचेस और फिर यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में भी लिखा हुआ है 18 इंचेस इन डायमीटर एंड मस्ट बी पोजिशनड 3.05 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। मीन्स यहाँ पर आपको हाइट के बारे में बता रखा है कि ये 3.05 आप इसकी हाइट रखेंगे। ये देखिए ये हाइट है, ये आपकी ग्राउंड सरफेस से हाइट रहेगी कितनी? यहाँ पर 3.05 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में नेटवर्क अच्छा चल रहा होगा और मेरे पास में भी नेटवर्क कि अच्छा हो। देखिए मैं लाइव सेशन में अभी यहाँ पर ये नहीं देख पा रहा हूँ कि कितने यहाँ पर मेरे पास में व्यूअर्स हैं वो कितने देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे हैं, और क्या आप पास में नेटवर्क अच्छे से मीन्स जो वीडियो की यहाँ पर स्ट्रीमिंग है वो अच्छे से पहुँच रही है। अगर अच्छे से पहुँच रही है प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट भी बीच में ज़रूर कर दीजिएगा जैसे ही वीडियो पूरी हो, ताकि मैं समझ सकूँ और मुझे वीडियो हटाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो नेट लगा होता है, नेट आर टिपिकली वाइट एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आप जो नेट यहाँ पर लगाएंगे वो कितना क्या होना चाहिए? टिपिकली का मतलब है कि नॉर्मली आपका जो है वो आप वाइट कलर का ही यूज करें। दिस शुड बी नो शॉर्टर देन 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर से आपका लेस देन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको चेक भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्लेइंग एरिया ऑफ ए बास्केट कोर्ट इन द यूके, यहाँ पर देखिए जो बास्केट कोर्ट है जो आपकी यूके के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो है आपका 28, और यहाँ पर जो विड्थ है ये आपकी रहेगी 15 मीटर, ठीक है। अब अगर हम इसको फीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये फीट्स में आपका हो जाएगा, लेंथ की बात करें फीट्स में तो ये हो जाएगी आपकी 91.8 फीट्स, और अगर हम विड्थ की बात करें तो 49.21 फीट्स आपकी इसमें विड्थ रह जाएगी। अब ये बोल रहा है कि गेम से ये क्या रहेगा, आपका इंडोर कोर्ट शुड बी 22.96 फीट हाइट। यहाँ पर जो इंडोर आपका होल आप तैयार करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये कितना रहना चाहिए? 7 मीटर ऊंचाई का आप इसमें जो इंडोर होल है उसको बनाएंगे। हाइट मीन्स जो रूफ है, जो छत होगी वो आप कितने पे लगाएंगे? 7 मीटर पे लगाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो हाइट है वो फीट में अगर हम बात करें तो 22.96 फीट आप इसकी हाइट रखेंगे। चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स इंग्लैंड रिक्वायरमेंट्स आर स्प्लिट इनटू 4 लेवल्स ऑफ प्ले। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका इंग्लैंड्स के अंदर अगर हम बात करें जो रिक्वायरमेंट्स रहती है जो खेल के लेवल की, तो 4 लेवल है। एक तो है आपका इंटरनेशनल, एक है आपका प्रीमियर मीन्स नेशनल कंपटीशन, एक होता है क्लब, ठीक है, जो रीजनल आपके कंपटीशन होते हैं आपके ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉक लेवल पे, और फिर है आपका सोसाइटी या फिर कम्युनिटी या फिर आपका स्कूल रिक्रिएशन के तौर पे जो आपके बास्केट के ग्राउंड से उनको तैयार किया जाता है अलग अलग तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस अलाउज कोर्ट्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल विद साइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कोर्ट का साइज है ना वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर, ठीक है, व्हाट्स यू हैव रिक्वायर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर यू कैन जस्ट फ्लेक्सिबल चेंज इन योर
कोर्ट डायमेंशन, तो यहाँ पर आप अपने कोर्ट के डायमेंशन है इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। द डायमेंशंस ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट इन दीज केसेस ऑल्सो includes a minimum length and width 85.3 feet means 26 meter into 45.93 feet means यहाँ पर 14 मीटर आप इसकी विड्थ ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं जो बास्केट आपको दिखा दूँ और बास्केटबॉल कोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको ग्रीन यहाँ पर स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जो ग्रीन आपकी पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन पट्टी है ये 2 मीटर का आपका देखिए अलग से एरिया दिया गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जब भी आप कोई भी अपना बास्केटबॉल के लिए फ्लोर तैयार करते हैं, बास्केट कोर्ट को तैयार करेंगे, तो आपका क्या रखना है, आपको 2-2 मीटर साइड से उसको स्पेस देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 28 मीटर की आपकी लेंथ और 15 मीटर की यहाँ पर विड्थ है वो इसमें दी गई है। अब जो प्लेइंग एरिया है, प्लेइंग एरिया अगर हम मीटर के अंदर बात करें, मीटर स्क्वायर में बात करें, तो ये हो जाएगा आपका 419.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेइंग एरिया इंक्लूडेड रन ऑफ एंड साइड लाइन्स, तो ये देखिए जो साइड लाइन है ये आपका जो एरिया, ये देखिए जो आपका फ्री जोन दिया गया, आप इसको फ्री जोन कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको फ्री जोन दिया गया है ये आप अगर इसको आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा पूरा 677.30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक सर्कल लगा होता है, ठीक है, ये वाला आपका फ्री थ्रो सर्कल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है इसकी फीट्स में। डायमेंशन मैंने पहले भी आपको फीट्स में बता दी है और यहाँ पर भी फीट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो फीट्स में है आपका 91.86 फीट हो जाएगा और यहाँ पर जो विड्थ है ये हो जाएगी आपकी 49.21 फीट, ठीक है। और जो प्लेइंग एरिया है मीटर आपका जो फीट स्क्वायर में है, तो फीट स्क्वायर में यहाँ पे देख रखा है, ठीक है दोस्तों, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा ज़रूर। और ये साइड में आपका फ्री जोन इसमें भी बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और जी हाँ कुछ तो मुझे अभी गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बास्केटबॉल कोर्ट इज 91.86 feet long and 49.21 feet wide. The total playing area for a court is 4,520.43 feet square and 7,219.5 feet square if runs off and sidelines are रिक्वायर्ड, ठीक है। जो साइड लाइन्स का एरिया इसी की बात कर रहा था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे भी इसको मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये है आपका यार्ड्स में, ठीक है दोस्तों। यार्ड्स में आप याद रखिएगा, यार्ड्स में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने यार्ड्स में भी आपको करने की कोशिश की है। और अगर प्लीज़ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ देखिए, मटेरियल ढूंढना, मटेरियल को तैयार करना, उसकी पीपीटी बनाना, PDF तैयार करना और फिर जी हाँ मटेरियल को परोसना, जैसे मम्मी घर में खाना तैयार करती है और फिर खाने को परोसा जाता है, तो बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये इसमें जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है ये बिल्कुल यहाँ पर इसमें बारे में यार्ड्स में सारी इसकी मेजरमेंट्स बता रखी हैं, इन पे ज़्यादा मुझे अब फोकस करने की ज़रूरत आई होप सो कि नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट मार्किंग, ठीक है। मार्किंग के लिए यहाँ पर आपको देखिए, मार्किंग के लिए यहाँ पे इसमें बताया गया है रेगुलेशंस लाइन marking must be 50 mm width in a contrasting color to the playing surface। जो प्लेइंग सरफेस है उसका कॉन्ट्रास्ट कलर आपके पास होना चाहिए। सपोज आपका जो आपके पास में सरफेस है, जो आपका ग्राउंड सरफेस है वो वाइट कलर का, तो आप ब्लैक कलर का जो कलर है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास में ब्लैक कलर का है तो आप उस पर वाइट कलर यूज़ कर ले, ठीक है। अगर आपके पास में वाइट कलर का सरफेस है आप उस पर ब्लैक यूज़ कर ले, तो आपको ऐसे कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगी, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे करनी है। चलिए अब मार्किंग यहाँ पर इसमें बिल्कुल देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आपको जितनी भी मार्किंग है वो आपको दिखाई दे जाए। देखिए अब जो कोर्ट हाफ कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे हाफ कोर्ट लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो हाफ कोर्ट है तो ये हो जाएगा आपका 14 मीटर और इस साइड का भी 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो साइड में साइड आपको ये कह सकते हैं कि फ्री जोन है, जो रन ऑफ रखना है, जो रन ऑफ का जो एरिया रखना है वो 2 मीटर का साइड में रखेंगे, 2 मीटर का इधर और 2 मीटर का इधर। चलिए अब जो 15 मीटर की इसकी लेंथ रहेगी और इसके साथ में देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो बास्केट के लिए बताया गया है भाई, जो बास्केट का देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया लगा हुआ है, जिसको मैंने अभी बिल्कुल ब्लू करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये कितना रहेगा, जो आपका साइड लाइन है, साइड लाइन से दूरी देखो यहाँ पे भी इसमें बताई गई है, ये वाला जो मैंने इसमें बताया है कि 1.20 मीटर। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये वाला जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, जिसको हम की एरिया कहते हैं, तो की एरिया की लेंथ है वो कितनी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी आपकी 5.79 मीटर। कितनी? 5.79 मीटर। और अगर हम बात करें क्या किसकी, ये वाले जो इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ की बात करें, ये लेंथ हो गई, तो ये विड्थ है, तो विड्थ मैंने आपको बताई थी 4.9, ठीक है, 4.9 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और अंदर देखिए, ये वाला जो सर्कल लगा हुआ है इसको कहते हैं फ्री थ्रो सर्कल। क्या कहेंगे इसको? फ्री थ्रो सर्कल। जो सेंटर में सर्कल लगा रहता है, ये वाला जो सर्कल लगा हुआ है इसको कहेंगे सेंटर सर्कल। और जो ये लाइन है, जो ये हाफ डिवाइड कर रही है कोर्ट को, इसको कहते हैं मिड कोर्ट लाइन, या फिर इसको सेंटर लाइन भी आप कह देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सर्कल लगा हुआ है, इसका पूरा पूरा अगर हम व्यास की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.6 मीटर। कितना रहेगा? 3.6 मीटर। देखिए ये वाला भी आपका 3.6 मीटर का रहेगा, ये भी 3.6 मीटर और ये भी 3.6 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप इसका हाफ करते हैं तो रेडियस कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में? 1.80 मीटर। 1.80 मीटर। और ये होती है आपके बोर्ड की भी क्या लेंथ, याद रखिएगा दोस्तों, लेंथ रहती है आपके बोर्ड की 1.80 मीटर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसमें सिमिलर मिलेगी। और ये देखिए ये वाला जो है, ये आपकी 3 पॉइंट लाइन रहती है, ये 3 पॉइंटर लाइन है। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें बीच में डिस्टेंस दी गई है, जो आपकी फ्री थ्रो लाइन है, जो आपकी 3 पॉइंट लाइन है, इस फ्री थ्रो लाइन के बीच में लाइन है, ये वाली जो साइड लाइन है, ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो दूरी रहती है ये रहती है 0.9 मीटर की। ठीक है, अब जो इसको आप सर्कल से देखिए, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो फ्री थ्रो लाइन है आप इसको मार्क कर रहे हैं, ये देखिए जो बास्केट के बिल्कुल सेंटर से आपको यहाँ नीचे से लेना पड़ेगा, बिल्कुल उसके सेंटर से आप ले रहे हैं, तो ये क्या ले रहे हैं? आप ले रहे हैं 6.75 मीटर का आपने क्या लेना है? एक रेडियस लेना है। और उस रेडियस से आप क्या करना है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको मार्क करना है भाई। किसको मार्क करेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा। और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़, जी हाँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब साइड लाइन के बारे में, साइड लाइन के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स में यहाँ पर जो बता रखा है उसको ज़रूरी नहीं मैं समझता। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो बेस लाइन है, बेस लाइन भी मैंने अब आपको बता दिया है। देखिए साइड लाइन पहले ही मैंने आपको बता दिया 28 मीटर है, ठीक है, ये वाली 28 मीटर रहेगी। और जो ये वाली है, ठीक है, जो आपकी बेस लाइन या फिर एंड लाइन है, ये आपकी कितनी रहेगी? 15 मीटर। मीन्स यहाँ पर विड्थ है वो 15 मीटर है और लेंथ है 8 मीटर रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिड कोर्ट, मिड कोर्ट भी अगर आप मिड कोर्ट से मीन सेंटर से आप उसको हाफ करते हैं तो आपके पास में दोनों जो हाफ बनेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 14 मीटर ईच साइड लाइन। ठीक है, आपका 4 मीटर ईच साइड हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर सर्कल, सेंटर सर्कल में मैंने आपको बताया था जो डायमीटर है दोस्तों, ये रहेगा आपका व्यास है 3.60 मीटर। और अगर आप इसको हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.80 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 3 पॉइंट लाइन है यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ इसी पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका 6.75 मीटर फ्रॉम द बास्केट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये वाली बास्केट है। अब इस बास्केट के सेंटर से आपने क्या खोला? ऐसे खोल लिया, ठीक है, ये कितना खोला है आपने? 6.75 मीटर, ठीक है, और ऐसे खोल के आपने एक ऐसे चाप लगा दी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी बन गई? ये होगी आपकी फ्री थ्रो लाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्री थ्रो लाइन, यहाँ पर देखिए फ्री थ्रो लाइन का भी यहाँ पर इसमें बता दिया है। जो आपकी साइड में देखिए, यहाँ पर जब भी आप सपोज कीजिए कि आपकी एंड लाइन है और एंड लाइन से जब आप उसको बास्केट को मार्क कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा दिखाई दिया होगा, ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद में आप इसको राउंड करते हैं तो ये वाला आपका कितना होना चाहिए? 4.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द बैक बोर्ड। क्या? बैक बोर्ड से आपका होना जरूरी है। मार्क एट विच ए प्लेयर मस्ट स्टैंड व्हेन शूटिंग फ्री थ्रोज। ठीक है, जब वो शूटिंग के लिए, फ्री थ्रोज के लिए जाता है तो ये आपको बैक बोर्ड से काउंट करना है। चलिए अब आगे इसमें फ्री थ्रो सर्कल है। फ्री थ्रो सर्कल के बारे में भी मैं बता चुका आपको कि इसका डायमीटर है आपका रहेगा 3.6 मीटर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत सारा इसमें मटेरियल अब भी रह जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।
जी हाँ, इतना लंबा सेशन ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। फ्री थ्रो लाइन्स की अगर हम बात करें तो फ्री थ्रो लाइन्स में भी आपका बता रखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.9, ठीक है। और यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर ये बता रखा है मेनली आपके लिए जो की आपका एरिया, की एरिया या फिर आप जिसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो लेंथ है ये रहेगी आपकी 5.8 मीटर और विड्थ रहेगी आपकी 4.9 मीटर। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जिसको सेट किया गया है 2010 में, ठीक है। 2010 के बाद में इसको फिक्स कर दिया गया है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के द्वारा। चलिए, अब ये मैंने इसमें फीट्स में फिर से आपको फीट्स में पूरी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसको दिखाने की कोशिश की है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल। अदरवाइज चैनल पे आपको वीडियो पड़ी है, आप इसको स्टॉप करके पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल गोल डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बास्केटबॉल की जो गोल की डायमेंशन है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब ये वाला आ गया है, इस पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। देखिए ये आपका क्या लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड से जो आपका बास्केट की जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मीटर में लिख रहे हैं तो 0.15 मीटर आप इसको लिख रहे हैं, ठीक है, 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रहेगी आपकी बास्केट की। अब देखिए बास्केट का जो अंदर वाला एरिया है, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था भाई पहले ही, ठीक है। तो ये वाला कितना रहेगा आपका 0.45 मीटर, मीन्स 45 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, 45 मीटर। अब देखिए ये वाला जो रिम लगा हुआ ना, जो ये वाला आपका रिंग लगा हुआ है, रिम कह लीजिए आप इसको, रिंग कह लीजिए। तो ये देखिए कितना मोटाई का होना जरूरी है। तो ये रहेगा आपका 2 सेंटीमीटर, कितना, 2 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मीटर में लिख रहे हैं तो 0.02 मीटर। ठीक है भाई, सीधी सी कहने की बात यह 2 सेंटीमीटर मोटाई का ये हो सकता है, ठीक है, नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर थिकनेस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था, जो आपका रिंग, देखिए ये वाली जो मोटाई है ना इस रिंग की, ये कितनी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर की मोटाई हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये स्लिंग्स लगे हुए, ये क्या है, स्लिंग्स है, जिसमें आपका आप ये कह सकते हैं हुक लगे हुए हैं, जिसमें आपका जो ये वाला आपका नेट है इसको लगा रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जूम कर देता हूँ भाई आप सबके लिए। देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, इसके अंदर से आपके जो रोप है, ठीक है, और इस नेट को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, का नेट है वो नायलॉन का, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सूती तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल कॉटन वाला तो नहीं कहेंगे हम, इसमें जो रेशमी है या फिर नायलॉन का आपका ये जो जाल है, ये नेट है, ये बना रहता है। ठीक है, नीचे से देख लीजिए आप बास्केट में आपका जो नेट है वो किस तरह का रहेगा। ठीक है, मीन्स जो बास्केट आप देखिए ऊपर से इसकी चौड़ाई है, लेकिन जैसे ही बास्केट आपने इसमें डाली तो एक अचानक से नीचे की तरफ नहीं निकलनी चाहिए, इसीलिए जो इसका साइज है नीचे से नैरो कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला जो साइज है ये नैरो नीचे से कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इसकी दूरी दिखाई गई है। देखिए ये वाली जो दूरी है, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा था तो ये 15 सेंटीमीटर थी भाई। ठीक है, कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फिर से यहाँ पर मार्किंग दिखा रखी है, मार्किंग थोड़ा सा उल्टी आपको दिखाई दे रही है तो प्लीज़ स्क्रीन को आप उल्टा कर लीजिएगा, अदरवाइज शीर्षासन जरूर कीजिएगा। शीर्षासन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके नहीं झड़ेंगे और उसके साथ में जी हाँ आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके दिमाग में भी पूरा हो जाएगा, वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। और आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी शीर्षासन करके ठीक हो जाएगी। तो एक बार आप वो इसको शीर्षासन करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, शीर्षासन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मोबाइल को अपने अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इसको पकड़ के देखना चाहेंगे तो भी। देखिए दोस्तों, मैं ये सभी मार्किंग आपको दोबारा से करवा चुका हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने फ़ोटो पर्पज़ से रखा हुआ है। एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ सो यू कैन व्हाट्सअप टू मी, ओके। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी हाँ, ये सिर्फ ये पीडीएफ मैं सेंड करूँगा भाई। अदरवाइज़ बुक पब्लिशिंग की तरफ चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा तो नहीं, देखिए मुझे भी पता है आपके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पैसे कमाए जाएं, इसीलिए टाइम लगेगा। बुक पब्लिश ज़रूर करवाने जा रहा हूं और सितंबर लास्ट बुक पब्लिश होने जा रही है। चलिए
अब ये देखिए, मैंने आपको बोर्ड पहले ही दिखा दिया था, और इस बोर्ड को आप अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी लेंथ हो गई है, ये अंदर वाला जो बॉक्स है इसकी ये विड्थ हो गई है, और जो यहाँ पर ये बास्केट लगी हुई है, ये बास्केट की यहाँ पर इसमें लेंथ लगी हुई है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ मेरी तरफ से जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ गाली गलौज को छोड़ के आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इस लाइक वाले थंब की तरफ आपको डिसलाइक वाला भी एक बटन मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ डिसलाइक भी मुझे कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। We will meet tomorrow again with the new series and with the care.